अगर आप 2026 का बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो तो मैं आपको एक अनकंफर्टेबल बात बता रहा हूं। आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास डेटा नहीं है या डेटा का एक्सेस नहीं है। प्रॉब्लम है लोग डेटा देखकर भी अनफॉर्चुनेटली गलत डिसीजन लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताई गया है, ये केवल बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस साल का बेस्ट रिटर्न देखा, बेस्ट रैंकिंग निकाली, बॉस ये फंड बहुत बढ़िया है, लगा देते हैं और उसके बाद 2-3 साल बाद यार काम तो ठीक ही कर रहा था, अब मेरे लिए काम करना क्यों बंद कर दिया। इस वीडियो में ना हमको एक फंड का टिप नहीं दे रहे। आप इस वीडियो में से वो फ्रेमवर्क लेके जाएंगे जिसके बाद आप पूरी दुनिया का बेस्ट फंड नहीं ढूंढेंगे, आपके लिए बेस्ट फिट फंड कौन सा है वो पता कर लेंगे। और ये फ्रेमवर्क मैं भी यूज करता हूं अपने लिए। और ये फ्रेमवर्क खत्म करने के रास्ते पे हम 6 जगह रुकेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मिड कैप फंड खराब क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे रिटर्न्स, वही एरिया जहां हम सबसे ज्यादा फिसलते हैं। और वहां से हम निकलते हुए आएंगे ऑन द वे ऑफ रिस्क, जिसको हम समान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वहां से निकलते हुए हम कुछ खर्चों की बात करेंगे और खर्चों के बाद हम उस एक फैक्टर की बात करेंगे जिसे अमूमन हम ये सोच के कि बोरिंग है छोड़ देते हैं। और लास्ट में इसको अच्छे से कंक्लूड करेंगे ये समझते हुए कि क्या बेस्ट है, इसलिए एंड तक बने रहना। तो यार सबसे पहले मिड कैप फंड खराब क्यों है। आप आइए मिड कैप चूज करने, हम बदले मिड कैप फंड खराब है। अगर आपको 1 साल 2 साल के लिए मिड कैप चाहिए, यहीं से अभी निकल जाइए, क्योंकि मिड कैप वहां के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी वीडियो दिखाने के लिए आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि एंड तक बने रहो, बिकॉज आपको 1-2 साल के अंदर फंड चाहिए। मिड कैप यानी कि इक्विटी में लगता हुआ पैसा मिड कैप में, इसका मतलब वो एक हाई रिस्क पैसा है। अगर आपका कोई गोल डिफाइंड है, आपको चाहिए वो 1-2-3-4 साल में, तो इसलिए आप उस पैसे को ऐसी जगह रखो दोस्त जो सेफ है। लिक्विड फंड, दूसरे फंड बहुत सारे, यहां नहीं। और नॉर्मली मिड कैप फंड अगर 7 से ऊपर की ड्यूरेशन का हो तो मोर लॉजिकल लगता है मुझे। वहां से क्या होता है कि अब आप 7 साल के बाद अगर आपको कुछ पैसा चाहिए, लोग 10 साल बोलते हैं एक्चुअली, अगर आप सेफर रहे तो 7 से 10 साल के बाद क्या होता है कि वॉलेटिलिटी जो होती है ना, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है। तो आपने जो आज पैसा लगाया है वो थोड़ा सा सेटल डाउन होने के चांसेस रहते हैं। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं लेना। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पे यानी कि रिटर्न्स। भाई पहला बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये इकलौता फैक्टर नहीं है। रिटर्न सबसे पहले दिखा रहा हूं क्योंकि हम सबसे ज्यादा फिसलते हैं। रिटर्न देखने के बाद पड़ाव है, उसके बाद कहानी पूरी होगी। और दूसरी बात ये कि आपको लगने वाला है शॉक। क्यों? क्योंकि अरे इसमें तो बड़े बड़े नाम ही नहीं है, आईसीआईसीआई नहीं है, मेरा ही नहीं है, एसबीआई नहीं है और बहुत सारे नहीं है। ये तो केवल एग्जाम्पल के तौर पे है भाई। इसका रीजन ये है क्योंकि सब बड़े फंड, बड़ी कंपनीज के जरूरी नहीं है कि सारे म्यूचुअल फंड्स टॉप के हों, नहीं तो दूसरी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब आपको लगेगा दूसरा शॉक, इसमें कई सारे ऐसे फंड नहीं है यार जिन्होंने इस साल बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया होगा। मगर क्यों नहीं है? क्योंकि वो 3 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं। अगर 5 साल से कम उम्र का कोई म्यूचुअल फंड है तो मैं उसको नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रिस्क में जा रहा हूं। मैं क्यों एक छोटे टाइम पीरियड के म्यूचुअल फंड को देखूंगा अगर मेरे पास बड़े टाइम पीरियड के म्यूचुअल फंड्स हैं तो। इसलिए मैंने यहाँ, अगर आप देखो फंड की टोटल एज, तो मेरा मिनिमम एज जो यहाँ पर इस मिड कैप में है वो है 7 इयर्स। अब बात कर लेते हैं टीआरआई और इक्विटी मिड कैप की। ये होते हैं बेंचमार्क, टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसके अंदर केवल आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, जो म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ रहा है वो नहीं, उसके साथ डिविडेंड, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, जो भी आपके साथ टोटल रिटर्न आता है दैट इज टीआरआई। और हमें टीआरआई से जरूर कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न, टोटल रिटर्न जितना आ रहा है उससे ज्यादा मेरे को रिटर्न चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन सब फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भैया रिटर्न में पहले अगर हम केवल 1 साल का रोलिंग रिटर्न लें तो यहाँ हमें दिखता है ये 4 फंड बढ़िया है, फर्स्ट क्लास फंड है। अगर हम अब यहाँ हम तीसरा झटका क्या लेते हैं कि यार ये 4 है, इनमें से कोई भी एक उठा लो। और अगर बाई चांस किसी ने देखा नहीं एचडीएफसी इन्वेस्ट को, लगा सुंदरम भी तो अच्छा ही है यार, उठा लो सुंदरम। आगे देखेंगे इन चारों का होता क्या है। वेट एंड वॉच। अगर हम 3 साल के रोलिंग रिटर्न पे जाते हैं तो सुंदरम गायब, निपॉन नया आ गया, इन्वेस्को, एचडीएफसी और एडलवाइस वही मेंटेन है।
फिर 5 साल के में जाते हैं तो एडलवाइस एचडीएफसी फिर भी मेंटेन्ड है, निप्पॉन मेंटेन्ड है, बट अब इन्वेस्को हट गया, अब महिंद्रा आ गया। तो 5 साल के रेटिंग में फिर से चेंज। उसके बाद 7 ईयर में एडलवाइस है, अब एचडीएफसी हट गया है, अब इन्वेस्को वापस आ गया है, महिंद्रा कंटिन्यूड और निप्पॉन कंटिन्यूड है। एंड 10 ईयर्स में जहां पे 22% महिंद्रा ने दिया है, वहीं 19.73 एडलवाइस ने फिर से दिया है, इन्वेस्को 19.76 एंड कोटक 19.18। कुछ आपको समझ आ गया होगा, कुछ मैं दिखाता हूँ। आप सोच रहे होगे यार ये कहाँ गायब हो गया है ना। पूरे ड्यूरेशन में सुंदरम केवल एक बार टॉप 4 में आया। तो आप सोचते रहेंगे कि हो सकता है फ्यूचर भी ऐसे ही हो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हिस्ट्री, हो सकता है फ्यूचर भी ऐसा हो। और फिर आप सोचते रहेंगे कि यार वो फंड मैंने लिया था, उस साल अच्छा काम कर रहा था, अब क्या हुआ। अब ये हुआ कि आपने केवल 1 साल का देखा था, पीछे का नहीं देखा था। और सुंदरम केवल एक एग्जांपल है, जैसे डिस्क्लेमर की हमने बात की थी, फ्रेमवर्क समझो। आप सोचो कि कोटक केवल 10 साल की ड्यूरेशन में आया और सुंदरम केवल 1 साल की। अब इन दोनों में से बेटर कौन सा है यार। वो 19% रिटर्न दे रहा है 10 इयर्स के रोलिंग पे, और ये 16% रिटर्न दे रहा है 10 इयर्स के रोलिंग पे। तो अब इन दोनों में से किसी में हमें कंपेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया हमारे पास बेटर फंड है ना, जो हमारे को टोटल कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं। एचडीएफसी 3 बार कंटिन्यूअसली उसने परफॉर्म किया। इन्वेस्को इज वर्किंग वेल, 4 बार आउट ऑफ 5 ईयर का रिटर्न हटा दें तो कंटिन्यूअसली हमारे साथ था। महिंद्रा ने 3 बार किया और निप्पॉन ने भी 3 बार किया। तो इससे क्या दिख रहा है? इससे ये दिख रहा है कि अब हम इतने सारी जो हमारी बड़ी संख्या है मिड कैप की, उसमें से पहले हमने शॉर्ट लिस्ट किया। किसके बेसिस पे? नंबर 1 एज, नंबर 2 रेटिंग को मैंने आपको जैसे ही पिछली वीडियो में बताया, वी हैड डन प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस, वी फाउंड दिस द वैल्यू सर्च रेटिंग वाज गुड विद अस। थर्ड इज हम लोगों ने चेक किया इन फंड में से भी बेंचमार्क को कॉम्पीट कर रहा है और उसमें भी टॉप में कौन से आ रहे हैं। कंसिस्टेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी व्हेन आई से टॉप। कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसी चीज की जिसे हम बोलते हैं रिस्क, जहां आप नॉर्मली बोलते हैं यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। तो यार रिस्क को एक एनालॉजी से समझते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग जाता है। उसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, मगर ये मत माने ना 100% ये चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, मान लो आप चल रहे हो गाड़ी में और वो है बम्पीनेस ऑफ द रोड। तो आप बम्पीनेस क्या चाहोगे कि कम हो, इसलिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लो होना यानी बेटर होना है। अब बात आती है कि माइलेज कैसी है, यानी कि आप कितने पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना रिटर्न ले रहे हैं। तो वो भैया आपका शार्पे बताता है। तो शार्पे क्या होना चाहिए? हाई, क्योंकि आपको माइलेज हाई चाहिए। और क्रैश प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मेरे को लगता है ऊपर जितना जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कितना ऊपर जाऊंगा, नीचे जाए तो कम जाऊं, इसलिए वो क्रैश प्रोटेक्शन भी मेरी बेटर होनी चाहिए। बीटा को समझो कि जब मार्केट नीचे गिर रहा है, मान लो मार्केट गिरा 10%, तो मेरा मार्केट थोड़ा कम गिरे, मेरा म्यूचुअल फंड थोड़ा कम गिरे, उसको आप बीटा समझ लो, है ना। और फाइनली अल्फा, यानी कि आपका गाड़ी का ड्राइवर। जितना अच्छा ड्राइवर जितना बढ़िया तरीके से चला सकता है, उतने बढ़िया तरीके से आपको बाकी चीजें मिलेगी। इसलिए वो अल्फा है आपका फंड मैनेजर का काम, कि फंड मैनेजर भैया कितना एडिशनल दे रहे हैं आपको बेस्ड ऑन द रिटर्न। रिस्क तो ले लिया उन्होंने, आपसे एक्सपेंस रेशो भी ले रहे हैं, मगर उसके बेसिस पे कितना बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, वो है आपका अल्फा। अब नॉर्मली अल्फा जो है वो 2 से ऊपर हो तो भी अच्छा होता है। अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं कि हर एक कैसा है। रिस्क ग्रेड और रिटर्न ग्रेड इज अगेन वैल्यू रिसर्च थिंग, सो दे वर ओके, सो आई जस्ट एडेड दैम। हम जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर शुरुआत करें तो भैया HDFC, Kotak, Mahindra and Sundaram, they are very good in standard deviation comparing to others. Lowest is the best. वहीं हम शार्पे पे आ जाते हैं तो वापस HDFC है, बट एडलवाइस ऐड हो गया है, इन्वेस्को आ गया है, महिंद्रा आ गया है, कोटक और सुंदरम हट गए हैं व्हेन इट कम्स टू शार्पे रेशियो। और जैसे हमारे क्रैश प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो एडलवाइस और HDFC है, महिंद्रा कंटिन्यू कर रहा है, निप्पॉन आ गया है। दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा भी नहीं था और शार्पे भी अच्छा नहीं था। और जब बीटा देखते हैं तो बीटा में फिर से निप्पॉन गायब है, बट एडलवाइस भी गायब हुआ है। HDFC इज कंटिन्यूइंग एज अ बेस्ट। मोतीलाल ओसवाल, जिसका नाम अभी तक तो गायब था यार, वो आ गया। और कोटक इज 0.89, निप्पॉन नहीं है, सुंदरम वापस से 0.93 है। अगर आप देखें तो बहुत दूर नहीं है ये सब लोग, ये भी नोटिस कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 0.93 और 0.94 में जमीन आसमान का अंतर है, बट
बहुत दूर नहीं है, स्टिल वी आर पिकिंग अप व्हाट वी नीड टू पिक अप, है ना, लीस्ट। और उसके बाद अल्फा, यानी कि आपका फंड मैनेजर कितना अच्छा काम कर रहा है। तो भैया अल्फा में देखो एडलवाइस, एचडीएफसी, मोतीलाल और इन्वेस्को, ये तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस कहानी मेरे को ये समझ नहीं आ रही, अगर अल्फा अच्छा है मोतीलाल का तो पहले रिटर्न्स क्यों नहीं है। मे बी इस साल अल्फा की कहानी अलग है उसकी। नाउ व्हाट वी हैव नोटिस्ड आउट ऑफ दिस, तो अभी हमने देखा एडलवाइस, एचडीएफसी, इन्वेस्को, महिंद्रा, निप्पॉन। अब इसमें से निप्पॉन भी इस लिस्ट में से आउट है। डजंट मीन कि आउट है, क्योंकि हमारे अदर फैक्टर्स भी है। तो यहाँ हमने बात करी एडलवाइस, एचडीएफसी ठीक है, महिंद्रा ठीक है, इन्वेस्को ठीक है ना, निप्पॉन हट गया है अभी। तो अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर्स की, यानी कि कुछ खर्चों की बात हो जाए। तो जैसे हम खर्चों की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंस रेशो क्या है। एक्सपेंस रेशो है दोस्त कि कितना खर्चा आप अपने कमाई का, अपने पैसे जो कमा रहे हैं उसमें से आपके जाएंगे फंड के पास। तो ये आपको जितना कम देना चाहेंगे उतना अच्छा रहेगा। एग्जिट लोड क्या है, अगर आप एक साल के अंदर निकल लिए तो भाई एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी जगहों पे 1 साल या 30 दिन है। बट एज वी डिस्कस, हम 7 से 10 साल के बाद के लिए ले रहे हैं, 1 साल के लिए नहीं ले रहे हैं। एंड फाइनली चर्निंग रेशो। चर्निंग रेशो ये बताती है कि कितना चर्न कर रहा है आपका वो फंड मैनेजर, यानी कि आपने तो म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, एसेट क्लासेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स एसेट्स हैं, तो इनको कितना चर्न कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। तो इंटरेस्टिंगली एडलवाइस 42% चर्न करता है, एचडीएफसी सिर्फ 13%, मोतीलाल 124%। वाओ। अच्छा, ये चर्निंग रेशो में मैंने रेटिंग क्यों नहीं डाली है, क्योंकि सबका अपना व्यू है। मैं उस व्यू का हूं जिसमें मुझे लगता है कि ज्यादा चर्न अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आपने क्या पहली बार में अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं यूज किया था। कुछ का कहना है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें चर्निंग आप करते रहो, आप हमसे यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो ले नहीं रहे हो, तो आप चर्निंग करोगे और उसके बाद हमारे को पैसा दोगे, तो चर्निंग उनके लिए वैलिड नहीं है। मेरे लिए मेरा माइंडसेट उनके माइंडसेट से मिलना बहुत जरूरी है व्हेन आई टेक अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि अदरवाइज माइंडसेट मीट नहीं कर रहा तो हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी मेरी स्ट्रेटेजी से मैच ना करे। जो मुझे अचीव करना है मैं अचीव ना कर पाऊं, तो म्यूचुअल फंड को जो अचीव करना है वो अचीव कर ले। हेंस बेस्ट फिट यार, यहाँ वो बेस्ट फिट दोबारा से आ गया। और अब बात करना है एक्सपेंस रेशो की, तो आपके सामने कलर से साफ साफ दिख ही रहा है कि एडलवाइस कम लेता है, कोटक सबसे कम लेता है, महिंद्रा भी काफी कम लेता है। अब बाकी अगर आप देखें तो सीधा जंप करके इन्वेस्ट को फिर भी 0.54 है, उसके बाद बाकी सब 0.7 है, विच इज द नॉर्मल रेशो। अगर आप देखें तो नॉर्मली 0.5 के आसपास चलती है। तो एक्सपेंस रेशो वाइज ओके है। इक्विटी डेट कैश, यानी कि ये लोग भी कैश में पैसा रखते हैं, तो जैसे आया वैसे लगा दिया, यानी कि जैसे ही कोई सिचुएशन आई वहां पे आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, ऑफ कोर्स मिड कैप में ये मिड कैप फंड है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था मिड कैप फंड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिड कैप में पैसे लगेंगे। एक परसेंटेज होती है डिफाइंड, नॉर्मली 65% बोलते हैं। आई थिंक दिस इज मूविंग, हेंस दिस में चेंज, बट मिड कैप फंड में इतना ही पैसा परसेंटेज लगा हुआ है। बड़ा अमाउंट इज इन लार्ज कैप ऑफ अ मिड कैप फंड। Can they move a lot to mid cap? Answer is yes. इसे स्ट्रेटेजी बोलते हैं, वो स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं। और कुछ कुछ पैसा ज्यादा नहीं, क्योंकि मिड कैप में है तो स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की है, उन्होंने स्मॉल कैप में भी उन्होंने लगा रखा है, स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की है, और उन्होंने सबका अगर आई थिंक देखे तो सिंगल डिजिट में परसेंटेज वाइज एलोकेशन है दी स्मॉल कैप। समझना क्या है, समझने की जरूरत ये थी कि मिड कैप का मतलब ये नहीं कि 100% मिड कैप, और दूसरी बात ये थी कि इतने बड़े फंड मैनेजर भी कैश रखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए जब जरूरत पड़े। अब ये आपकी चॉइस है, आपको रखना है कि नहीं रखना है। अब चलते हैं एक ऐसे एरिया में जो कि लगता है बहुत बोरिंग, यानी कि फंड मैनेजर। कौन पढ़ेगा फंड मैनेजर को, क्या जरूरत है फंड मैनेजर पढ़ने की? तो भैया है, देखो ये फंड मैनेजर ही है जिनसे आपको अल्फा मिला। अल्फा यानी कि कितना बढ़िया आपको वो रिटर्न देने वाले हैं, ज्यादा अल्फा यानी बहुत बढ़िया रिटर्न। अब बट कहानी आ जाती है कि अगर अल्फा ज्यादा दे रहा है और फंड मैनेजर चेंज हो गया, देन आपको पिछले 10 साल की रोलिंग रिटर्न में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला था, बट अब फंड मैनेजर चेंज हो गया, फिर क्या करोगे? इसलिए फंड मैनेजर को जानना बहुत जरूरी है, उनकी साइकोलॉजी, उनकी फिलॉसफी जानना भी जरूरी है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे कब से है वो, क्यों बात करेंगे, क्योंकि अगर आप वो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर बात करें तो एचडीएफसी छोड़ के बाकी सब 4-5 साल के अंदर ही आए हैं म्यूचुअल फंड में। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो नए आए हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को कब से संभाल रहे हैं।
प्रदीप, ध्रुव और राज एडलवाइस के लिए फॉर एग्जांपल 2021 और 2024 में आए हैं। एचडीएफसी 2013 से काम कर रहे हैं चिराग। और इसी तरीके से बाकी देखें तो महिंद्रा और कोटक, भाई आप अभी अभी आए हो, 1-1.5 साल हुआ है, तो आपको समझने की जरूरत है कि इनके अंदर काम कैसा करेगा फंड मैनेजर। थोड़ा फिलॉसफी समझिए, अगर सही लगे तो कंटिन्यू कीजिए। अब बात आती है एयूएम की। तो एयूएम इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कौन से फंड के पास है लोगों का। अगर आप बड़े देखें तो एचडीएफसी, कोटक, निपॉन एंड मोतीलाल है। 40,000 करोड़ के करीब मोतीलाल का और निपॉन का है, 1 लाख करोड़ के करीब एचडीएफसी का पहुंच चुका है। और अगर आप छोटे देखें तो भाई छोटे में भी सुंदरम हुआ, एडलवाइस, सुंदरम, एडलवाइस, इन्वेस्को और महिंद्रा। महिंद्रा बहुत ही छोटा है, 4,260 का। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है? एक फर्क ये पड़ता है कि जितना बड़ा एयूएम तो उसको मूव करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ऑन दी अदर हैंड 4,260 का जैसे महिंद्रा का है, सो इट कैन मूव फास्टर। ये एक फैक्टर है ऑफ एयूएम। समझने की जरूरत ये है कि सारे के सारे इनफ बड़े हैं कि नहीं है टू इन्वेस्ट। ठीक है, यहां हमारी कहानी हो गई फंड मैनेजर की भी। तो भाई रिटर्न की बात करें तो 5 आए थे, वहां से हम रिस्क पे आए तो 4 हुए, अदर फैक्टर्स में 3 हुए, जिनमें से एक कोटेक था जिसको हमने पहले नहीं देखा, यानी कि 2 हुए। और मैनेजर्स में आके हमने और देखा कि कौन कौन सा किस किस फिलोसफी, किस किस कितने ड्यूरेशन का है और कितना एयूएम मैनेज करता है। इन शॉर्ट, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आप किस तरीके का रिस्क लेना चाहते हैं। आपने देखा है लोकेशन कैसे करते हैं, उससे आपको रिस्क पता चला होगा। आप कितना ज्यादा रिस्क लेके काम करना चाहते हैं वो आपको रिस्क फैक्टर से पता चला होगा। आप सिर्फ रिटर्न देख के करना चाहते हैं तो वो बहुत ही रिस्की है और बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। वो फर्स्ट वाले में आपको पता चल गया होगा। अगर मैं फंड के बड़े फंड की चिंता करूं तो आई थिंक एचडीएफसी यहाँ पे अच्छा काम किया और एडलवाइस, महिंद्रा और इन्वेस्ट को छोटे फंड में अच्छा काम किए। बट डज इट मीन कि दीज आर द फंड टू बाय? नो, it means these are the funds which we found as a best fit in mid cap category as of today for me. It means कि आपको वो फ्रेमवर्क यूज करना है, आपको ये फ्रेमवर्क समझ के यूज करना है और इंप्लीमेंट करके दिखाना है कि आपके लिए मिड कैप कौन सा है। तो as per you, what is the best mid cap fund? Do mention in comment section। और अगर किसी और म्यूचुअल फंड कैटेगरी पे वीडियो बनानी है, do let me know। Thank you।